हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं DSSB द्वारा लिया गया एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर कब लिया गया था? ये 15/10/2018 को लिया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी होते हैं? एक तो ये है कि इससे सिलेबस का पता चलता है, दूसरा ये है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, और विद एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइट की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक प्रेरणा थी? तो ये कौन सा था? तो पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि का त्याग किया था। तो ये कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी और अपना क्रोध व्यक्त किया। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहीं तक था, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या है कि ये जलियांवाला बाग क्यों हुआ, ये इकट्ठे हुई थी भीड़, इस पे जो गोली चली थी, हत्याकांड हुआ था, उस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, और उनको जो रविंद्रनाथ टैगोर उसको नाइटहुड के बाद कब दी गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि 1915 में दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इस घटना की जांच के लिए एंट्री कमेटी का गठन था। फरवरी मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सीधे जेल में डाल सकती है। महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में नमक पर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। नमक पर कर लगाया जा रहा था, तो इसलिए उसको नमक बनाकर जो नमक का कानून तोड़ा था वो 1930 में विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। 1942 में महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन हुआ? सत्याग्रह, सविनय या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करके आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके DSSB में आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो किस वर्ष में चिन्हट युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा? तो कब करना पड़ा? ये करना पड़ा 30 जून 1857 को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 के क्रांति के दौरान लखनऊ के समीप 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने किया था, जबकि विद्रोही सेना का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। तो ये पूछ सकता है कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने किया था। और जो भारतीय थे उनकी तरफ से किसने किया था? तो नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। और चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1857 को। भाइयों के साथ डैश ने भी मिलकर दिल्ली को लूटा। तो किसने लूटा था? तो ये सामान्य जनता ने मिलकर लूटा था। सामान्य जनता ने मिलकर लूटा था, जिसके प्रभाव से दिल्ली 11 मई 1857 से अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। विद्रोही सिपाहियों के दिल्ली पहुंचने के पश्चात इसमें सामान्य जनता ने भी भाग लिया।
जनता की भी भागीदारी हासिल कर ली। सिपाहियों के साथ आम जनता ने मिलकर दिल्ली को लूटा, जिसके प्रभाव से दिल्ली 11 मई 1857 को अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई। दिल्ली में विद्रोही सेना का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। बहादुर शाह जफर आना था यहाँ पे, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया तथा ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलस ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया। दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया? लोगों की जान निकाल ली तो जॉन निकोलस ने दबाया था। इस सन 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। सन 1858 में भारत का पहला वायसराय भी बना। तो लॉर्ड कैनिंग है, ये भारत का गवर्नर जनरल था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका के 1895 के नेटाल कांग्रेस के संस्थापकों में से किसी एक की पहचान करें तो ये कौन है? MK गांधी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1895 में महात्मा गांधी द्वारा नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसको नेटाल भारतीय कांग्रेस बोला जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। हाजी अदम जावेरी को इस संगठन का अध्यक्ष तथा महात्मा गांधी को सचिव बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि नेटाल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था और उसके सचिव कौन थे? तो हाजी अदम जावेरी इसके अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी सचिव बने। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये भगत सिंह द्वारा किया गया था और इसका पहले अलग नाम था, फिर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। अक्टूबर 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन भगत सिंह द्वारा। इस गठन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ संथाल, अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा जोगेश चंद्र चटर्जी थे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। भगत सिंह ने जियुसेप्पे मैज़नी के युवा इटली आंदोलन से प्रभावित होकर मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना तो किससे प्रभावित होकर के? जियुसेप्पे मैज़नी इटली से नौजवान भारत की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते। रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र लेटर टू एडवाइज क्वीन विक्टोरिया के लेखक कौन है? तो ये ली जी जू हैं। लेटर टू एडवाइज क्वीन विक्टोरिया था रानी विक्टोरिया को सलाह पत्र के लेखक ली जी जू थे। इसे सन 1829 में लिखा गया। इसे सन 1839 में लिखा गया। यह सलाह पत्र अफीम युद्ध को शुरू होने से पहले लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय कौन है जो ब्रिटिश सांसद बने थे? तो वो दादा भाई नौरोजी है। इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी तथा सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लो भारत के पितामह के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी? तो ये वंदे मातरम से सुनाई दी। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत है। शीर्षक गीत बना। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज वंदे मातरम आंदोलन के रूप में सुनाई दी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, जब भारत और
बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरा शोक कलकत्ता के टाउन हॉल में अगस्त 1905 में आयोजित एक विशाल बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हो गई। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगाल, जो बांग्लादेश का देश का नेशनल एंथम है, उसकी रचना की थी। ये किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो इंडिया का नेशनल एंथम है, इसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। ब्रिटेन, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने देश को स्वतंत्र, तो ये अमेरिकी उपनिवेशों को हराने को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन किया था। ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 1783 ईस्वी ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके तहत उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसके उपरांत ये उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बना। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इस पराजय के बाद बदले को आतुर फ्रांस ने 1778 में अमेरिकी उपनिवेशों से एक संधि की, जो अंततः विजय के लिए निर्णायक साबित हुई। जैसे आप इसका ये है कि जैसे दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया तो तीसरे पड़ोसी को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वो अपनी तरफ। तो इसमें जो ब्रिटेन ने उपनिवेश बना रखे थे अमेरिका में, तो जो फ्रांस है उनकी मदद करके, और जैसे वो उनकी मदद करता है वे स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वो जो उपनिवेश वाला एरिया है वहाँ के लोग फिर इसके फ्रांस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं और अंत में विजय हो जाती है फ्रांस की। गोरखा युद्ध के दौरान डैश की खोज हुई थी, तो ये किसकी हुई थी? ये शिमला की खोज हुई थी। अंगल नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध ये एक ही है। यह युद्ध वर्ष 1816 की संगोली की संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध के दौरान पर्वतीय सैरगाहों का विकास हुआ, जिसमें शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग में सैरगाह की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला अपने वर्तमान रूप में राज्य के जिले के पुनर्गठन पर 1 सितंबर 1972 में अस्तित्व में आया। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। उटी या उदगम मंडलम भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित एक नगर है। इस स्थान को हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग पश्चिमी राज्य का एक नगर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के नियंत्रण के अधीन नहीं था? तो ये कौन था? हैदराबाद निजाम। भारत में सन 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई के दौरान हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के नियंत्रण के अधीन नहीं थे, जबकि 1857 की क्रांति लड़ाई के दौरान अकाट, बनारस, सिंध अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खां निजाम उल मुल्क था। लॉर्ड वेल्जली ने 1798 तथा 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। तो ये सहायक संधि किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। कब की थी? 1798 से 1800 के बीच में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। जो सहायक संधि हुई थी कि आप कोई सेना नहीं रखोगे, आपकी जो सैनिक सहायता होगी वो हम देंगे आपको, किसी से आप अदर जो है उसके साथ आप अगर संधि करोगे तो पहले हमें बताओगे। तो ये बहुत सारी संधि पे शर्तें रखी गई थी।
1798 ईस्वी में हैदराबाद ब्रिटिश भारत की रियासतों में से एक थी, लेकिन उसने अपने आंतरिक मामलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। इस प्रकार वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक 7 निजामों ने हैदराबाद पर शासन किया। 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली देश का नियंत्रण करती थी, तो राज्य और मंत्री नियंत्रण करते थे असेंबली पे। जब लोकसभा या राज्यसभा, उस टाइम जो असेंबली होती थी, सभा और समिति, उस टाइम राज्य और मंत्री उन पे नियंत्रण रखते थे। नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। यह संविधान 1791 में पूरा हुआ तथा राज्य के हस्ताक्षर के बाद देश का कानून बन गया। यह फ्रांस का पहला लिखित संविधान था। जो लिखित संविधान है वो फ्रांस का पहला है। ब्रिटेन का तो आज भी है, लिखित है। 1791 ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली राज्य और मंत्री का नियंत्रण करती थी। यह संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसे मोंटेस्क्यू ने प्रतिपादित किया। इस संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को ही दिया जाता था। 1791 ईस्वी का संविधान फ्रांसीसी सरकार में सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। तो सुधार का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? 1791 का संविधान। और किसको संविधान मतदान का अधिकार था? तो सक्रिय नागरिक को ही मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 1789 के ग्रीष्म मौसम में वास्तिल पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून का प्रभावी बनाया गया, जिसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? नियंत्रण एवं उन्मूलन का। 1789 के ग्रीष्म मौसम में पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। वस्तुतः बास्तिल का किला निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था। 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों और उसके नियंत्रण को उन्मूलन कर दिया गया। बास्तिल का पतन पुरातन व्यवस्था के पतन का आरंभ था। राष्ट्रीय सभा, जो संविधान सभा कहलाई, ने 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों की घोषणा की थी। अठारहवीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था, जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और डैश शामिल थे। तो वो कौन था? वेस्ट इंडीज। 18वीं शताब्दी में लंदन त्रिकोणीय व्यापार नेटवर्क का केंद्र था, जिसमें इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज शामिल थे। त्रिकोणीय व्यापार एक ऐतिहासिक शब्द है जो 3 बंदरगाहों, ये आप देख सकते हैं कि त्रिकोणीय व्यापार क्या है कि 3 बंदरगाहों या क्षेत्रों के बीच व्यापार, जैसे ट्रेंगल होता है, ये 3 बंदरगाहों या क्षेत्रों के बीच व्यापार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, पहचान करें। तो वो क्या है? अधिशासी निकाय। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल तथा आमूल परिवर्तन की अवधि थी। यह 1789 ईस्वी से 1799 तक चली। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों स्टेटस में विभाजित था। इसमें प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन, तृतीय वर्ग में जनसाधारण शामिल थे। इस वर्ग की कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लॉर्ड वेल्जली द्वारा वर्ष डैश में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया। तो ये कब किया गया? 1798 में किया गया। लॉर्ड वेल्जली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। हालांकि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया। तो ये पूछा जाए कि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था। और जनक कहा जाए तो लॉर्ड वेल्जली को कहा जाता है इसका जनक। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 17
इसका प्रयोग 1798 में 1805 से 1805 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेल्लेसली ने किया था। लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधि का प्रयोग भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता स्थापित हो गई। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, जो 1798 था में स्वीकार की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की विदेश नीति के बारे में सभी अधिकार कंपनी के अधीन हो जाते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों के इस्तेमाल के लिए राज्य के खर्च पर राज्य में सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें क्या था कि जो विदेश नीति है, दूसरे राज्य से आप कोई संधि कर रहे हो, कोई संबंध बना रहे हो, तो वो आप अंग्रेजों से पूछ के करोगे, उनके अधीन करोगे। और अंग्रेज क्या करते थे कि उन्हीं के खर्चे पर उन्हीं के राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी। उसका खर्च पूरा जो हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा होते थे वो उठाते थे, और अंग्रेज जो सैनिक रखते थे वो अंग्रेजों के होते थे। अंग्रेज उनको भर्ती करते थे और नियुक्ति करते थे उनकी, और उनका खर्च भारतीय उससे आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया था? तो ये किसान और कारीगर। 20वीं सदी में किसान और कारीगर को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कुटीर उद्योगों का विनाश हो चुका था। जो कुटीर और लघु उद्योग होते हैं, छोटे और थोड़े बड़े मीडियम साइज के होते हैं, यहाँ तक कि जो सूती वस्त्र का बड़े से बड़ा था वो भी बिल्कुल विनाश हो चुका था। औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक परिणाम औपनिवेशिक दशा पर पड़ा न कि औद्योगिक दशा पर परिणाम औपनिवेशिक देशों पर पड़ा, न कि औद्योगिक देशों पर। औद्योगिक क्रांति के पश्चात नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष डैश में पराजित किया था। तो कब पराजित किया था? ये 1905 ईस्वी में जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष 1905 में पराजित किया था। रूस तथा जापान के मध्य 1904 से 1905 के दौरान युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जापान की विजय हुई तथा उसे मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार मिल गया। इस विजय ने जापान का विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इसमें क्या मैन है कि जो जापानी नौसेना है रूसी जहाज बेड़े को कब पराजित किया? तो 1905 में किया था। और रूस और जापान के मध्य 1904-05 में युद्ध हुआ, के दौरान युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जापान की विजय हुई। विजय किसकी हुई? जापान की हुई। तो जापानी नौसेना ने उसका जो रूसी जहाज बेड़े को पराजित किया था, उसे मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार मिल गया। जो पहले रूस का क्षेत्र था उसके ऊपर जापान को अधिकार मिल गया, मंचूरिया और कोरिया पर। इस विजय ने जापान को विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया कि जो बड़ी जो जीत होती है, श्रेष्ठतम, वो सभी को दिखाई देती है। तो इसलिए जापान को विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। सभी देशों को पता लग गया। अवध का कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने देश को निरस्तर किया और उसके सभी किलों को नष्ट कर दिया। तो क्या था कि तालुकदारों को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में ही लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 ईस्वी को कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को हड़प लिया। तो ये पूछा जाए कि कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा गया? तो ये अवध को हड़पा गया। 4 फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था अवध को। अंग्रेजों द्वारा अवध पर विजय से नवाब के साथ साथ तालुकदारों की भी बेदखली सुनिश्चित हो गई। अंग्रेजों ने अपने मध्यस्थों के उन्मूलन की नीति के द्वारा तालुकदारों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। उन्होंने तालुकदारों के किलों को नष्ट कर दिया और उनकी सशस्त्र सेना को भी प्रभावित
किया, प्रतिबंधित कर दिया, उनके ऊपर निषेध लगा दिया कि आप सेना नहीं रख सकते। तो ये जरूरी है कि कुशासन का आरोप किस पे लगा था? अवध के। एक ही ऐसा राज्य है जिसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा था, तो वो अवध के अंतिम जो शासक है नवाब वजीद अली शाह के ऊपर लगा था। तो अवध को कब हड़पा गया था? 4 फरवरी 1856 को। वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि डैश के मूल्यों की तुलना में कृषि के मूल्यों में गिरावट अधिक एवं दीर्घकालीन थी। तो क्या है ये? औद्योगिक माल। औद्योगिक माल। वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि औद्योगिक माल के मूल्य की तुलना में कृषि के मूल्यों में गिरावट अधिक एवं दीर्घकालीन थी। एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आगाज अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में शेयरों की कीमत में भारी गिरावट के साथ हुआ। तो इसमें मेन क्या है कि कृषि है उसी के जो के मूल्य में गिरावट आ गई, तो औद्योगिक माल में गिरावट अपने आप आनी थी। एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी उस टाइम, जो 1929 में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में शेयरों की कीमत में भारी गिरावट के साथ हुई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।